दोस्तों अचानक से एक पहाड़ का टुकड़ा टूटता है, 17,000 फीट की ऊंचाई से गिरता है और चंद मिनटों में 30 मीटर ऊंची पानी का एक दीवार बन जाती है। दोस्तों ना कोई सायरन बजता है, ना कोई अलार्म बजता है, सिर्फ पानी था, कीचड़ था और पत्थर था। और हजारों लोग वहां जो मौजूद थे वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही वो लोग बह गए। दोस्तों आज की ये स्टोरी आप सुनेंगे ना तो आपका दिल एकदम दहल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करने से पहले, स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और आइए देखते हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ कैसे है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल में हुई उस भयानक तबाही की जिसकी तस्वीर और वीडियो पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया को झकझोर रहा है। दोस्तों ये कोई बॉलीवुड या डिजास्टर फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों ये हकीकत है और शायद फिल्मों से भी ज़्यादा कहें तो खौफनाक है। दोस्तों इस एपिसोड में हम सिर्फ आंकड़े नहीं बताएंगे बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हुआ है। क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या इंसानों की लापरवाही भी इसमें उतना ही जिम्मेदार है। और दोस्तों भारत के लिए इसमें कौन सी बड़ी चेतावनी छुपी हुई है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू से देखते हैं। लेकिन फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वही जो पहले किया था, वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाओ ना यार। तो दोस्तों जिस बिल्डिंग को मलबे में तब्दील होते आपने देखा होगा ना, वो कोई मामूली इमारत नहीं थी दोस्तों। ये नेपाल और चीन की सीमा पर बनी एक इमिग्रेशन चेक पॉइंट था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले हर तीर्थ यात्रा का मुख्य प्रवेश द्वार था दोस्तों। और दोस्तों जब ये तबाही आ रही थी ना, उस वक्त बहुत बड़े भारी संख्या में कहें तो भारतीय मौजूद थे। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 100 भारतीय सिर्फ इसी एक इमारत में मर गए हैं। और सबसे दुखद बात तो ये है दोस्तों कि ऐसी घटना अब कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं रह गई है, बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बार बार हो रहा है। तो आखिर हुआ क्या था? क्या ये सिर्फ प्रकृति का कहर था या इंसानों ने भी इसमें अपना योगदान दिया था? इससे पहले कि हम इस सवालों की गहराई तक जाएं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन आंकड़ों की जो सच में रूह को कपा देने वाले हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नेपाल और तिब्बत मिलाकर करीब 1550 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सिर्फ दोस्तों अगर हम लोग नेपाल की बात कर लें तो 10,500 से ज़्यादा लोग अभी भी गुमशुदा हैं। और दोस्तों नेपाल के विदेश मंत्री के मुताबिक करीब 300 भारतीय भी लापता हैं और नेपाल पुलिस ने अब तक 162 मौत की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली ये भी बात है कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन रुका रहता है और जब दिन होता है तो नदियों से जो शव निकलेंगे ना, ये आंकड़े और भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। दोस्तों तिब्बत की तरफ से 500 से 550 लोगों के लापता होने की भी खबर है, जिनमें करीब 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं। ये इलाका एक बड़ा पर्यटन स्थल भी है, इसलिए विदेशी नागरिकों की जान भी बड़ी संख्या में गई है दोस्तों। करीब 50 अमेरिकी हैं, 12 ब्रिटिश हैं, 17 मलेशिया हैं, 8 दक्षिण कोरियन नागरिक हैं और नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि 27 अगस्त की दोपहर तक नेपाल की तरफ से 157 से 162 शव बरामद होने की पुष्टि हो चुकी है। और दोस्तों ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं ना, और दोस्तों ये आंकड़ा अगले कुछ घंटे में और भी तेजी से बढ़ सकता है। और दोस्तों दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह भी है कि चीन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 मौत की बात कर रहा है। और सच कहूं तो मुझे इस पर पूरा भरोसा नहीं हो सकता है, क्योंकि चीन अक्सर ऐसे आंकड़ों को दबाकर पेश करता है। लेकिन सैटेलाइट डेटा दोस्तों शुरुआती आंकड़ा यही बता रहा है कि भूस्खलन चीन की सीमा में नहीं बल्कि नेपाल के इलाके में ही हुआ था। दोस्तों अब हम लोग आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बुधवार सुबह 8:30 बजे नेपाल के रसुआ जिले में भूकंपीय हलचल दर्ज हुई थी। शुरुआत में अमेरिका भूकंपीय सर्वेक्षण संस्था जो है वो USGS ने इसे 4.4 तीव्र का भूकंप बताया था। लोगों को लगा कि भूकंप की वजह से चट्टान गिरी है, नदी में एक झील बनी है और वो झील फट गई है, यानी एक शुद्ध प्राकृतिक हादसा था। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर और स्थानीय गवाही सामने आई, USGS ने भी अपनी रिपोर्ट सुधार ली। दोस्तों सच्चाई जो है वह कुछ और ही निकल कर आती है। भूकंप की वजह से नहीं, भूस्खलन नहीं हुआ था, बल्कि इतना बड़ा भूस्खलन हुआ था कि उसे खुद भूकंप जैसा कंपन पैदा कर दिया था। दोस्तों जरा आप सोचिए कि कितना विशाल भूस्खलन होगा कि वो सिस्मोग्राफ पर भी भूकंप जैसा दर्ज किया गया है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एक विशाल हिमदन ग्लेशियर टूटकर गिरा और सीधे 4,000 फीट नीचे आ गया,
जरा कल्पना कीजिए कि 2000 फीट चौड़ा पहाड़ का टुकड़ा 13,000 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इतना गुरुत्वाकर्षण शक्ति, इतना गति कि नीचे मौजूद बर्फ, मलबा, पत्थर सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। यही मलबा जब नदी में मिलता है तो एक 30 मीटर ऊंची कीचड़ और पत्थरों की सुनामी बन जाता है और वो नदी के संकरा रास्ते से होते हुए गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे उतरता है। और फिर दोस्तों रास्ते में जो भी आता है, मतलब कि गांव हो गया, शहर हो गया, गाड़ियां हो गया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सबको निगल ले गया। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। हिमालय के ग्लेशियर लगातार अस्थिर हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। जैसे तापमान बढ़ता है, पिघला हुआ पानी ग्लेशियर के दरारों में घुसता है और चट्टानों को कमजोर कर देता है। याद कीजिए 2021 का चमोली हादसा, उत्तराखंड में भी बिल्कुल ऐसा ही घटना हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों ये कोई इकलौता घटना नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी की कड़ी बन चुका है। यह सवाल भी उठता है दोस्तों अब कि क्या इंसान की लापरवाही का भी इसमें कोई भूमिका थी। तबाही के बाद सामने आए आंकड़े और भी दोस्तों चौंकाने वाले हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें तो करीब 20 पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। 40 किलोमीटर का सड़क जो है वो पूरी तरीके से गायब हो गया है और 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिनकी कुल क्षमता 350 मेगावाट थी पूरी तरीके से तबाह हो गई है। नेपाल की करीब 10वीं हिस्सा की बिजली आपूर्ति जो है वह पूरी तरीके से ठप हो गई है। और दोस्तों यहीं से जो बहस है ना वो शुरू भी हो जाती है, क्योंकि इतने संवेदनशील प्रतिष्ठा क्षेत्र में इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने क्या सही फैसला था। तो यहाँ पर एक और बड़ी बात है, पिछले साल जुलाई 2025 में भी बोधकोसी नदी में इसी तरह की बाढ़ आई थी। नेपाल के जल विज्ञान विभाग ने खुद माना है कि नेपाल और तिब्बत क्षेत्र के बीच कोई रियल टाइम चेतावनी प्रणाली मौजूद नहीं है। पिछली बार तो अधिकारियों को बाढ़ के नेपाल में घुसने से सिर्फ 1 घंटा पहले ही मालूम हो पाया था, वो भी तब जब सीमा पर तैनात जवान अपनी आंखों से पानी को आता देख पा रहे थे। तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी इतनी बड़ा खतरा होते हुए कभी ये नहीं सोचा गया कि यहाँ पर अलर्ट सिस्टम बना दिया जाए। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन क्लाइमेट फंड ने जुलाई 2025 में ही $36 बिलियन की मंजूरी दी थी ताकि ग्लेशियर झील के फटने के खतरे को कम किया जा सके, लेकिन जमीन पर काम अभी भी अधूरा ही रह गया है। और यही सबसे दुखद पहलू भी है, ये सिर्फ एक बार होने वाली प्राकृतिक आपदा नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा खतरा है जिसकी चेतावनी हमें कई सालों से मिल रही है और हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मुताबिक हिमालय क्षेत्र में 47 ऐसे खतरनाक ग्लेशियर झील चिन्हित किए गए हैं जो कभी भी फट सकता है। इनमें से 25 चीन में है, ज़्यादातर जो हैं वह चीन में ही हैं, बाकी नेपाल में है और एक भारत में है। यानी नेपाल हमेशा से ही सबसे बड़े खतरे में रहेगा और उसे इस युद्ध स्तर पर मैनोग्रेटिंग करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग भारत की। जो पानी बोधकोसी नदी से शुरू हुआ वो त्रिस्ता, फिर नारायणी, फिर गटक होते हुए सीधे बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। गटक बाराज वाल्मीकि नगर में पानी के डिस्चार्ज का आंकड़ा जो था दोस्तों वो 26 अगस्त सुबह 8:30 बजे 12,000 क्यूसेक था। दोपहर तक दोस्तों बढ़कर वो 16,000 क्यूसेक हो गया। ही नहीं दोस्तों, रात 11 बजे तक हालात इतने गंभीर हो गए कि सभी 36 बारजेट गेट को खोलना पड़ा। 1.5 लाख क्यूसेक पानी को बाहर छोड़ा गया। और दोस्तों इसी वजह से पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जैसे बिहार के जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। और वहीं दोस्तों अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर जैसे जिलों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जल संसाधन इंजीनियरों को जो छुट्टी थी उसको रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है और 10 टन से ज़्यादा राहत सामग्री पहले ही भेजी जा चुकी है। भारत वायुसेना ने C-130 विमान नेपाल के लिए रवाना भी कर चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है और NDRF की टीम एहतियाती पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर में तैनात भी कर दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक भूस्खलन की खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है नेपाल के लिए, चीन के लिए और भारत के लिए भी है दोस्तों।
दोस्तों जब हम लोग पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं ना, जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को हल्के में लेते हैं ना, जब हम नदियों के किनारे अंधाधुंध निर्माण करते हैं ना, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि जब हमारे पास आज भी एक साधारण अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, तो कीमत हमेशा आम इंसान को अपनी जान से चुकानी पड़ती है। नेपाल के लोगों ने भी हाल ही में लोकतंत्र के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और दोस्तों अब उन्हीं के सामने एक और बड़ी आपदा आकर खड़ी हो गई है। हमारी दुआ है और संवेदना नेपाल के हर उस परिवार के साथ है जिसने इस त्रिशदा में अपने लोगों को खोया है। उम्मीद है दोस्तों कि नेपाल जल्द से जल्द त्रिशदा से बाहर आएगा और फिर से दोस्तों वो खड़ा हो पाएगा। तो बस दोस्तों अभी की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए।